must say, for all the forms of life, and whether that is, you know, animals or plants or human beings, for all type of organism, water is very important. It is the most common and abundant and easily obtainable, हर जगह easily मिलने वाला chemical compound है ये. It is a solvent of great importance also. That is why it is also called as universal solvent. बहुत सारी चीजों को इसमें easily dissolve किया जा सकता है ना. It can be easily transformed from one form to another also, like from liquid to solid and solid to liquid, then solid to gas also, and liquid to gas also, and then gas to liquids also. So it is a principal constituent, agar hum bole that it is a principal constituent of Earth's surface, so that will not be wrong. It is very important for animals, for vegetable, and play a very important role in many life processes. About 65% of our body is water only, you know, and it is very essential also for our growth. We cannot live without the water. Some plants also have about approximately 95% water. So, what we can conclude by this, we can conclude that water is a very important compound for all the living organisms. है ना? तो अगर हम बात करें द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर की, सो वाटर हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. वाटर का जैसे आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, बहुत बार हमने किया है वाटर का स्ट्रक्चर. आप लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से बनाया है इसका स्ट्रक्चर. कैसा होता है हाइड्रोजन का वाटर का स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन बीच में है ना, सेंट्रल एटम हो जाएगा ऑक्सीजन, और उसके साथ हाइड्रोजन दोनों फॉर्म्स में, दोनों साइड लगेगा, लेकिन किस तरीके से लगेगा? बेंट फॉर्म में, स्ट्रेट नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन हैव लोन पेयर्स ऑल्सो. तो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, उसकी वजह से इसका जो एंगल है बीच का वो कम हो जाता है. बजाय स्ट्रेट होने के, लीनियर होने के, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाता है? बेंट, और वी कैन से एंगुलर ऑल्सो टू दिस स्ट्रक्चर. और जो एंगल है इसके बीच में, बॉन्ड एंगल, वो कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री का. sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. वाई? बॉन्ड तो हमारे पास दो ही हैं, है ना, बट हमारे पास क्या है? दो लोन पेयर भी हैं इसकी वजह से. तो इसमें अगर हम नंबर काउंट करें, नंबर के हिसाब से जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो कितना हो गया? 1 2 3 4, और 4 नंबर पे कितना हाइब्रिडाइजेशन था? sp3. सो व्हाट वी कैन से दैट वाटर हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, तो वाटर में कैसे बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड. अगर आइस फॉर्म में होगा तो इसे कोवेलेंट सॉलिड भी बोला जाता है. और हाइड्राइड्स में अगर हम बात करें, तो हाइड्राइड्स हमने किए हैं. वी हैव डन 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स. Which 3 type of hydrides? Ionic hydrides, molecular hydrides, and metallic hydrides. So out of these 3 hydrides, water comes under the category of molecular hydrides because it has covalent bonds. And otherwise also, oxygen is a p block element, and p block element forms the molecular hydrides when they join with the hydrogen. So by seeing both the things, we can say that water is a molecular hydride. though हम इसे hydride नहीं कहते, we do not say oxygen hydride to it. हम इसे कहते क्या है? हम इसे water ही कहते हैं, इसके common name से जानते हैं. but अगर हम सोचें, बोलें, तो ये एक molecular hydride ही है ना. ठीक है. उसके अलावा वाटर इज केपेबल फॉर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो. क्या होता है वाटर में? हमने देखा था, इसकी स्ट्रक्चर हमने स्टडी की थी चैप्टर 4 में, कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना. तो एक और वाटर जब जोड़ेगा तो उसका जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी. तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन जो है हमारा, वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है. उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 4. अगर आपको नहीं याद है तो चैप्टर 4 की वीडियोस देखो, आप अपने नोट्स देखो, आपको याद आ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर in between where there is a large gap, and उस गैप के अंदर क्या हो जाता है? एयर फिल्ड इन दैट गैप, एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीजन की जो आइस फॉर्म है, अगर आप उसको देखें तो उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो आइस को अगर आप वाटर में डालें तो वो वाटर में फ्लोट करने लगती है.
है ना? फ्लोट करने लगती है ना, क्यों फ्लोट करने लगती है? क्योंकि जब हम आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में अटैच रहते हैं। अटैच रह के वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बीच में बहुत सारा गैप होता है। उस गैप में देयर इज़ एयर, सो वेयर देयर इज़ एयर देयर विल बी व्हाट? डेंसिटी कम हो जाएगी ना अगर एयर है अंदर तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो वाटर में फ्लोट करेगा। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि वाटर हैज़ 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? और 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। ये हमने पढ़ा था। क्यों क्यों होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम? ये बताएँगे?